चैप्टर नंबर 4 बेटा, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग निकाल लिया। इस चैप्टर नंबर 4 में बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बेटा हमें क्या पढ़ाया जाता है, एक बार इसका ओवरव्यू लेते हैं। देखो, किसी भी अकाउंटिंग को करने के दो मेथड्स हैं, वो डिपेंड करता है कौन सा बिजनेस कैसा है। एक है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक है बेटा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज द सिंपलेस्ट मेथड, इसमें कुछ नहीं करना बेटा, इसके लिए टेक्निकल नॉलेज भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग सिंपलेस्ट नहीं है, इसके लिए आपको टेक्निकल स्किल चाहिए। अब आगे पढ़ेंगे बेटा इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें क्वेश्चंस कैसे होंगे, इसमें क्वेश्चंस कैसे होंगे, अगर वो प्रैक्टिस फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये प्रैक्टिस फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा। इन दोनों का मतलब समझते हैं पहले हम। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब ये ऐसा बेस है अकाउंटिंग का, कैश बेसिस होता है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब ऐसा बेस है अकाउंटिंग का जिसके अंदर ओनली कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी, उधार का कोई लेना देना नहीं है। आप कहोगे सर मतलब कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी? यस, ओनली एंड ओनली कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी। नाम से क्लियर है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी जिन ट्रांजैक्शंस में बिजनेस के पास या तो कैश आए या फिर कैश जाए। कैश आएगा इट मींस इनकम और कैश जाएगा इट मींस एक्सपेंसेस, वो रिकॉर्ड होंगे। आपने बेनिफिट लिया या नहीं लिया, इस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को कोई लेना देना नहीं है। फर्दर सैलरी पेड खर्चा माना जाएगा, पेड क्योंकि पैसा चला गया। सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या होता है कि अभी हमने सैलरी पे, सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब सैलरी पेबल, अभी हमने सैलरी पे नहीं करी, ये बेसिस कहता है जी मेरे हिसाब से खर्चा नहीं है, क्योंकि हम तो कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। पैसा दे दिया तो खर्चा है और अगर पैसा नहीं दिया तो खर्चा नहीं है। अगर आपने कैश में माल बेचा तो सेल है और उधार में माल बेचा तो सेल नहीं है। आपने 1 करोड़ रुपए की सेल करी, 1 करोड़ में से 60 लाख रुपए कैश सेल है और 40 लाख उधार की सेल है, क्रेडिट सेल। तो ये बेसिस कहता है हम तो 60 लाख की सेल मानेंगे। जो उधार वाली सेल है ना आपकी 40 लाख, हम उसको सेल कहते ही नहीं, क्योंकि हम कौन सी बेसिस अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, कैश बेसिस। कैश बेसिस अकाउंटिंग ओनली कैश से लेना देना है बेटा। कैश आ जाए तो इनकम और कैश चला जाए तो एक्सपेंस। बड़ा क्लियर फंडा है इसका। इसने माल खरीदा, गुड्स की परचेज करी और परचेज करी बेटा 20 लाख की। टोटल परचेज कितनी करी? 20 लाख। 20 लाख में से 5 लाख रुपए की उधार है, तो पैसा कितना दिया होगा इसने? तो इसके हिसाब से खर्चा कितना हुआ परचेज का? 15 लाख। ये 20 लाख को खर्चा मानेगा ही नहीं, क्योंकि इसका 20 लाख रुपए गया ही नहीं। ये अकाउंटिंग तो नाम से क्लियर है बेटा, पैसा जाएगा तो खर्चा है और पैसा अगर नहीं गया तो खर्चा नहीं है। हाँ जी, हाँ अभी सारी बातें करेंगे बेटा डिस्कस, चिंता क्यों कर रहे हो। जब पूरा चैप्टर पढ़ लोगे उसके बाद अपना डाउट क्लियर करना। अभी तो बहुत कुछ है, ओनली इंट्रो दे रहा हूं अभी तो बेटा, इसका कुछ करवा ही नहीं रहा। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ओनली कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है। बेटा क्या आप लोगों को लगता है कि बिजनेसेस के अंदर सारी कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं? क्या उधार पे माल नहीं बेचे जाते? क्या उधार पे माल नहीं खरीदे जाते? होते ही नहीं होते हैं। तो ऐसे तो अगर बिजनेस के अंदर ये प्रैक्टिस फॉलो कर ली तो सारी सेल रिकॉर्ड हो ही नहीं पाएंगी। जिनको हमने उधार में माल बेचा है वो ट्रांजैक्शंस तो रिकॉर्ड हो ही नहीं पाएंगी। अब एक बात बताओ, अगर इसको फॉलो करेंगे तो क्या आपको लगता है कि बिजनेस के सही प्रॉफिट निकल पाएंगे? नहीं लगता ना। बिजनेस के मैं भी तुम्हारे साथ हूं, सही प्रॉफिट नहीं निकल पाएंगे। इसलिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ओनली वही बिजनेसेस यूज करते हैं जिनका काम सारा कैश का है।
प्रोफेशनल्स, लॉयर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, इन सबका काम क्या है? उधार का है या कैश का है? कोई डॉक्टर आपको बेटा देखना चाहता है तो बताओ, उधार में देखता है कोई डॉक्टर आज तक? कभी गए हो, डॉक्टर ने बोला 2 महीने बाद ले लेंगे फीस आपसे? नहीं देखता कोई डॉक्टर उधार में। इनकी सारी ट्रांजेक्शन किस में होती है? कैश में। तो इन लोगों के लिए बेटा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ठीक है, क्योंकि इनका काम ही कैश का है। अगर इनकी इनकम आनी है तो कैश में ही आएगी, उधार में कुछ नहीं होता इनका। और इनका कोई खर्चा भी होना है तो कैश में ही होएगा, इनका उधार में कुछ नहीं होता जनरली। तो वो प्रोफेशनल्स जिनका काम सारा है ही कैश का, उधार है ही नहीं, वो लोग बेटा इस अकाउंटिंग को फॉलो कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है। अदरवाइज ज्यादातर लोग इस अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब आप कहोगे सर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? अब एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब इसकी अपोजिट, जो हमें 11th क्लास में, 12th क्लास में और आगे की क्लासेस में पढ़नी भी है। एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग कहती है जी कैश से लेना देना नहीं है, हमारा कैश से कोई लेना देना नहीं है। हम अपने एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में अपने कॉन्सेप्ट देखेंगे। अगर मैंने अपने एम्प्लॉय से काम करवा लिया तो वो मेरा खर्चा है, चाहे मैं उसको अभी पेमेंट करूं चाहे मैं उसकी उधार रखूं। अगर हमने अपने एम्प्लॉय से काम करवा लिया तो तुम बताओ खर्चा है नहीं है? लॉजिकली खर्चा है। अगर आपने बिजली का बेनिफिट ले लिया और बिजली के बिल की पेमेंट नहीं करी अभी तक, तो आपका खर्चा है या नहीं है? खर्चा है, चाहे वो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मतलब उसकी पेमेंट पेंडिंग है, बट खर्चा तो माना जाएगा। अगर आपने माल खरीदा बेटा उधार में, अभी पैसे नहीं दिए, तो आपकी परचेज मानी जानी चाहिए नहीं मानी जानी चाहिए? परचेज तो है, चाहे उधार में। अगर आपने किसी को माल बेचा उधार में, तो तुम्हारी सेल मानी जानी चाहिए इस साल की या नहीं मानी जानी चाहिए? सेल तो है, पैसा नहीं आया तो क्या हो गया, पैसा कल आ जाएगा, कोई बात नहीं। आपने माल अगर बेचा है तो दिस इज योर सेल्स, समझ गए? ये कहता है एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग। एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग कहता है जी हम तो कॉन्सेप्ट को देखेंगे, हम पैसे को नहीं देखेंगे। अगर हमने बेनिफिट ले लिया तो हमारा खर्चा है, चाहे उसकी पेमेंट हुई है चाहे उसकी पेमेंट नहीं हुई है, हमें फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है अगर हमने इनकम अर्न कर ली तो हमारा खर्चा है, चाहे हमें वो इनकम मिली चाहे इनकम नहीं मिली, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो ये 2 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है बेटा। एक एक बेस ऑफ अकाउंटिंग को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हाँ जी बेटा क्या कह रहे हो? बोलो कौन सी ट्रांजैक्शंस? लाइक हाँ, वो कह रहे सर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मींस ओनली कैश। गुड क्वेश्चन। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नॉट ओनली कैश, कैश और कैश इक्विवेलेंट, एक तरह से बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी कैश बेसिस में मानी जाएंगी। अगर मैंने माल बेचा और पैसा चेक के थ्रू आ गया तो कैश बेसिस अकाउंटिंग है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में मैं कह रहा हूं कैश आना चाहिए। कैश आना चाहिए का मतलब, कैश का मतलब ओनली हार्ड कैश से नहीं है। बैंक में पैसा आ गया तब भी मैं बोलूंगा कैश आ गया एक तरह से, ठीक है। नाम तो देना था ना उसको कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ओनली नॉट कैश, कैश एंड बैंक दोनों। अगर बैंक में पैसे आ गए तो मैं बोलूंगा कैश आ गया मेरे पास, रिकॉर्ड होगी ट्रांजैक्शंस। कैश बेस, अगर कोई बिजनेस अपनी अकाउंटिंग में कैश बेस लेता है तो क्या हुआ? कैश बेस लेता है तो बेटा मैं पहले रिवेन्यूज की बात कर रहा हूं। आप जानते हो रिवेन्यूज मतलब? रिवेन्यू मतलब बेटा बिजनेस की इनकम। अगर मैं आप लोगों से फीस चार्ज कर रहा हूं तो जो मेरे पास फीस आ रही है ना बच्चों की, दैट इज माय रिवेन्यू। वो मेरी क्या है? रिवेन्यू है, मतलब इनकम, ठीक है। सेल को कह सकते हो आप रिवेन्यू। नेट सेल्स इज इक्वल टू रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब नेट सेल। अब बेटा रिवेन्यू अगर आपको रिसीव्ड हो जाए, यानी सेल का पैसा अगर आपको रिसीव्ड हो जाए तो फिर आप इसको रिकॉर्ड करोगे एज ए इनकम, अदरवाइज नहीं करोगे।
कैश बेस्ड अकाउंटिंग में अगर रेवेन्यू आपको रिसीव्ड हो जाए, यानी पैसा मिल जाए, अब पैसा कैश में मिले या बैंक के थ्रू मिले बात एक ही है बेटा, बैंक में पैसा आ गया तब भी चलेगा, तो आपको उसको रिकॉर्ड करना है एज ए इनकम, अदरवाइज उसको रिकॉर्ड नहीं करना। ठीक है, इसके क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? इसके एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं जी। यहां पे देखो, मैंने बोला टोटल सेल है मेरी 10 लाख की, आउट ऑफ टोटल सेल क्रेडिट सेल इज 6 लाख। टोटल सेल 10 लाख की है और 10 लाख में से उधार सेल कितनी है? तो कैश सेल्स कितनी हुई? अब बेसिस कौन सा है हमारा? कैश बेसिस। कैश बेसिस क्या कहता है? रेवेन्यू रिसीव्ड अगर मिल जाए तो उसको ही रिकॉर्ड करेंगे, यानी उसको ही अपने रेवेन्यू मानेंगे, बाकी को हम अपनी रेवेन्यू नहीं मानेंगे। तो 10 लाख में से कितना मिल गया आपको? 4 लाख। तो इनकम कितनी मानोगे आप? 6 लाख को इनकम मानेंगे नहीं, 6 लाख जब मिल जाएगा ना तब मानेंगे। ठीक है, दोबारा सुन लो। आज कौन सी साल में है हम? 2024 नहीं है बेटा, 2024 से 25। जब भी किसी बिजनेस के अकाउंट्स बनाए जाते हैं तो जनरली फाइनेंशियल ईयर्स में बनाए जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर मतलब जो साल 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और खत्म कब होता है? 31। तो ये साल कब स्टार्ट हुआ है? 1 अप्रैल 2000। हमारी 11th क्लास 1 अप्रैल 2024 को स्टार्ट हुई है, खत्म कब होगी 11? 31 मार्च 2025। दैट्स वाई 24-25 होता है। स्टार्ट 24 में होता है, खत्म कब होगी? 25 में। तो 24-25 ये आपका फाइनेंशियल ईयर है बेटा। ठीक है, बिजनेस का। अब इस साल के अंदर ध्यान से सुनना, आपने बेटा कैश सेल्स करी है 3 लाख रुपए की 24-25 में। तुम्हारा बिजनेस है 24-25 में, तुम्हारा बिजनेस है और तुमने कैश सेल्स कितनी की करी है? और क्रेडिट सेल्स तुमने करी है 6 लाख रुपए की। इस साल में उधार में माल कितने का बेचा आपने? कैश में माल कितने का बेचा? 3 लाख। ध्यान से सुनना, कमीशन रिसीव्ड ₹1 लाख इन करंट ईयर। करंट ईयर मतलब इस साल में। इस साल में आपको कितना कमीशन मिला? विच इज बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर। कमीशन तो इस साल मिला है, बट ये बिलोंग कौन से साल से करता है? पिछले साल आपने किसी का कोई काम करवाया होगा तो कमीशन तो पिछले साल का था, लेकिन उस क्लाइंट ने पिछले साल पैसा दिया नहीं था, वो क्लाइंट इस साल पैसा दे गया हमारा 1 लाख रुपए। तो बताओ एज पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कितने रुपए की रेवेन्यू मानी जाएंगी? 4 लाख या 3 लाख? वाई 4 लाख? क्योंकि कैश बेसिस अकाउंटिंग नाम ही है कैश बेस। कैश बेस मतलब ये अंधा है, कैश बेस कह रहा है पैसा आ जाए तो मेरी क्या है? इनकम है, रेवेन्यू है। अब वो पैसा कौन सी साल का आ रहा है उसको कोई लेना देना, चाहे इस साल का पैसा आ रहा है, चाहे अगली सालों का पैसा आ रहा है, चाहे पिछली सालों का पैसा आ रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। ये तो कैश बेसिस अकाउंटिंग है। ये तो कहता है जी करंट ईयर में मेरे को क्या मिला, दैट इज माय इनकम। अब वो जो पैसा मिला वो इस साल का मिला या पिछले साल का मिला या अगली सालों का मिला, कोई मतलब नहीं बेटा। इसको तो मतलब है पैसे लेने से कि पैसा आ जाए। अब लॉजिकली बताना आप लोग,
मैं इसकी बात नहीं कर रहा। जो मुझे आपको अकाउंटिंग पढ़ानी भी है और मैं पढ़ाऊंगा भी, और मैंने जो पढ़ाया आपको लॉजिकली, पिछले साल की इनकम अगर इस साल मिलती है तो क्या वो इस साल की इनकम होनी चाहिए, या इनकम वो उस साल की होनी चाहिए जिस साल में वो कमाई गई है? अगर तुम्हारी 12th क्लास की फीस मुझे इस साल में मिल जाए, आप कहो सर 11th में ही 12th की फीस भी ले लो आप, तो क्या 12th क्लास की फीस जो मेरे पास अभी आ गई है आपसे, वो मेरी इस साल की इनकम होनी चाहिए? वो मेरी इस साल की इनकम नहीं होनी। लॉजिकली, इसकी बात नहीं कर रहा अभी, इसको छोड़ दो। लॉजिकली मेरी इनकम नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अभी तक मैंने वो अर्न कमाई का है मैंने। जब मैं 12th क्लास पढ़ाऊंगा तभी तो मेरी इनकम मानी जाएगी ना। इस साल वो मेरी इनकम नहीं, उल्टा मेरी लायबिलिटी मानी जानी चाहिए, उधार है वो मेरे लिए। अगर 12th क्लास में कल को नहीं पढ़ोगे तो ये पैसा वापस लौटाना पड़ेगा 12th क्लास का, वो मेरी उधार होगी एक तरह से मेरे ऊपर, ठीक है। लेकिन ये कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या कहता है, सर पैसा मिल गया ना 12th क्लास का, कोई बात नहीं, पैसा मिल गया तो आपकी इनकम है। ये कहता मुझे तो पैसा देखना है, दिमाग नहीं लगाऊंगा मैं, मुझे पैसा देखना है, पैसा मिल गया ना सर, बस इनकम है। चाहे आपको 12th क्लास का मिल गया, चाहे आपको 10th क्लास का मिल गया, पैसा मिलना चाहिए। अगर आपको पैसा मिल गया तो वो आपकी इनकम है सर, फर्क नहीं पड़ता अगली साल का मिला है पिछली साल का मिला। समझ गए? अब ऐसी 2024 2025 क्वेश्चन कह रहे हैं कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1 लाख। एडवांस मतलब, एडवांस का मतलब कभी भी 1 महीना 2 महीना एडवांस नहीं होता। एडवांस मतलब अगले साल का हमेशा। अगर हम करंट ईयर में है 24-25 में है तो एक कमीशन कौन से साल का मिला होगा? 25-26 का। कोई बंदा आया और मेरे को कह के चला गया सर अगली साल का कमीशन आज ही ले लो आप। मैंने कहा भाई अगली साल दे दियो ना, अगली साल का कमीशन अगली साल देना, आज क्यों देने आगे? कह रहे नहीं नहीं सर आप तो पैसे हैं आप ले लो, आप अगली साल का कमीशन भी अभी ले लो, अगली साल नहीं देना पड़ेगा मेरे को। तो अगली साल का कमीशन मेरे को आज दे गया बेटा, और मैं कैश बेस अकाउंटिंग फॉलो करता हूं, तो इस साल की इनकम मानूंगा नहीं मानूंगा? पक्का, जबकि ये है अगली साल का, माननी पड़ेगी। कैश बेसिस अंधा है, कैश बेसिस कहेगा पैसा मिल गया सर आपकी इनकम। भाई इसमें तो समझने की जरूरत ही नहीं है, पैसा आ जाए तो इनकम है, और अगर पैसा ना आए तो इनकम, रट्टा मारना आसान है। समझ गए? अब ऐसे जैसे बेटा रिवेन्यू के लिए है, ऐसे फिर एक्सपेंसेस के लिए भी है इस बेसिस में। जैसे कैश बेसिस में क्वेश्चन कह रहा है रिवेन्यू को हम तभी मानेंगे जब हमें वो मिल जाए। वो रिवेन्यू चाहे हमें करंट ईयर की मिले बेटा, चाहे हमें पिछले सालों की मिले, और चाहे अगले सालों की मिले, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको पैसा मिलना चाहिए, ये इनकम मान लेगा अपने। क्लियर? कोई डाउट? अब चलते हैं इसके एक्सपेंसेस के ऊपर। अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो क्या होगा? कैश बेसिस में एक्सपेंसेस में क्या होगा बेटा? क्या लिखूं एक्सपेंसेस को, कब रिकॉर्ड करोगे? अगर आपने एक्सपेंसेस को क्या कर दिया, पेड, यानी पैसा दे दिया, तो वो आपका एक्सपेंस है, अदरवाइज वो आपका एक्सपेंस नहीं है। अब पेड का मतलब कौन सा एक्सपेंस दे दिया, इस साल का, अगले साल का, या पिछले साल का? इसने क्या लिखा है, इसको किससे मतलब है? पेड से। ये कह रहा है सर पैसा जाना चाहिए आपका, आप पैसा इस साल का दे रहे हो, आप पैसा पिछले साल का दे रहे हो, आप पैसा अगले साल का दे रहे हो, हमें मतलब नहीं इस बात से। आपने पेमेंट करनी है, हम आपका खर्चा मान लेंगे, क्योंकि हम कौन सी बेसिस अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं? कैश बेसिस। यानी हम कैश को देखेंगे, पैसा गया तो आपका खर्चा है, और पैसा नहीं गया तो आपका खर्चा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल
क्वेश्चन कहता है बेटा सैलरी पेड, थ्री लाख, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1 लाख, तो कितना खर्चा मानेगा ये बेसिस अकाउंटिंग? 3 लाख। क्वेश्चन कहेगा सैलरी दी कितनी है आपने, तो खर्चा 3 लाख है। जो सैलरी अभी आपने एम्प्लॉइज को दी नहीं ना, वो आपका खर्चा ही नहीं है, क्योंकि आपका पैसा नहीं गया। दूसरा एग्जांपल, 24-25 का साल चल रहा है तुम्हारा, 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक आपने एक इंश्योरेंस कराया 12,000 रुपए का। आपने अपनी कंपनी में एक इंश्योरेंस कराया कितने रुपए का, और ये इंश्योरेंस की जो डेट थी बेटा, ये 1 अक्टूबर 2024 थी। आपने कब इंश्योरेंस कराया, हमने क्या एग्जांपल ले लिया, कब कराया, 1 अक्टूबर 2024, और हमारा साल कब से कब तक चलेगा, 31 मार्च 2025 तक। तो अक्टूबर 24 में कराया है बेटा 1 साल के लिए, तो इस साल के कितने महीने रह गए खत्म होने के लिए, 1 अक्टूबर से। एक अक्टूबर का मतलब अक्टूबर है या चला गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और 6 महीने रह गए। इस साल के 6 महीने रह गए तुम्हारे, बट तुमने इंश्योरेंस 6 महीने का कराया है या 1 साल का करवाया है, 1 साल का कराया है। तो इंश्योरेंस तो 1 साल तक चलेगा, बट पेमेंट आपने पूरी कर दी या आधी करी होगी, पेमेंट पूरी कर दी आपने। आपने बेटा इंश्योरेंस की 12,000 की पेमेंट कर दी 1 साल की, लेकिन 12,000 का बेनिफिट थोड़ी ले लेंगे इस साल में, बेनिफिट तो 6 महीने का लेंगे ना, 6 महीने का बेनिफिट अगले साल लेंगे। ठीक है, ये कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या मानेगी, इसको पूरा खर्चा मानेगी या आधा खर्चा मानेगी, पूरा। क्यों मानेगी, ये कहेगी सर आपका पैसा चला गया क्या, मैं कहूंगा चला गया तो खर्चा ले लो सर। ये कहेगी अगर आपका पैसा चला गया तो आपका खर्चा है, आपने अगली साल की पेमेंट करी है या पिछले साल की पेमेंट करी है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। उस बेसिस में प्रीपेड एक्सपेंस होता था, मैंने आप लोगों को कराया था प्रीपेड। प्री मतलब पहले, अगली साल की पेमेंट अगर इस साल कर दी जाए तो उसको प्रीपेड कहते हैं बेटा, एडवांस में खर्चे की पेमेंट, वो आपकी एसेट बन जाती थी, खर्चा नहीं माना जाता था एक्रूअल बेस अकाउंटिंग में। बट इसमें नहीं, ये बेसिस कहते हैं पैसा चला गया ना सर, छोड़ो ना, पैसा चला गया तो खर्चा है, अगली साल बेनिफिट लोगे, पिछली साल बेनिफिट लोगे, क्यों चक्रों में पड़ रहे हो, पेमेंट कर दी तो आपका खर्चा है। समझ गए? तो यानी इसको कोई मतलब नहीं कि कौन से साल की खर्चे की पेमेंट करके बात कर रहे हो। हम 2000 अगेन 24-25 में है, 1 अप्रैल 2024 से साल स्टार्ट हुआ और मार्च 25 में हमारा 11th क्लास खत्म होगी सपोज करो। तो इस साल मैंने एक ऐसे खर्चे की पेमेंट करी जिसका बेनिफिट मैंने लास्ट ईयर लिया था बेटा 23-24 में, इससे पुराने साल में मैंने किसी से एक बेनिफिट लिया था और उसकी 10,000 की पेमेंट करनी थी लास्ट ईयर, बट मैं लास्ट ईयर वो पेमेंट कर नहीं पाया था, मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम। तो एक दिन इस साल मेरे पास आया और कहता है सर वो पिछले साल का खर्चा, वो पैसे दे देते। मैंने कहा यार वो भूल गया था, लो पैसे ले लो आप। तो पैसे मैंने कौन से साल में दिए, इस साल में या पिछले साल में, इस साल में। उसका बेनिफिट कौन से साल में लिया था, इस साल में या पिछले साल में। तो यानी खर्चे तो पिछले साल के थे, लेकिन पेमेंट आज हुई है, करंट ईयर में हुई है। तो खर्चा कौन सी साल का माना जाएगा एज पर कैश बेसिस अकाउंटिंग, इस साल का। क्योंकि ये क्या कहेगा कि सर पैसा गया क्या, मैं कहूंगा गया, कह रहे सर खर्चा लिख लो, क्योंकि इससे पैसे से लेना देना है, पैसा चला गया तो इसके लिए वो क्या है, एक्सपेंस। क्लियर? लेकिन अगर एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ रहे होते, एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग मतलब कॉन्सेप्ट को देखती है, लॉजिक को देखती है, रीजनिंग देखती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो बताना बेटा
खर्चा कौन सी साल का माना जाता अगर एक्रूअल बेस अकाउंटिंग कर रहे होते? लास्ट ईयर गया इस साल का? क्योंकि बेनिफिट कब लिया था? लास्ट ईयर लिया। ठीक है, तुमने एक टीचर से 10th क्लास में अपनी ट्यूशन लगवाई थी, ठीक है, उन टीचर से आप पूरी साल पढ़ लिए, बट उन टीचर की आपने 10th क्लास में कोई पेमेंट नहीं करी, पढ़ लिए, आप पढ़ के पास भी हो गए, पास होके आप 11th क्लास में भी आ गए, लेकिन वो 10th क्लास के ट्यूशन टीचर की आपने अभी तक पेमेंट नहीं करी। तो आज आपके पास फोन आ जाए कि बेटा वो पिछले साल की आपकी फीस रेंट रहती थी वो पे करवा दो, आप कहते हो ठीक है मैं दे जाता हूं अभी आके। तो आप अगर लास्ट ईयर यानी 10th क्लास की फीस आज अपने ट्यूशन टीचर को देते हो 11th क्लास में आके, 10th क्लास की ट्यूशन फीस कौन सी क्लास में जाके पे कर रहे हो? 11th क्लास में। एज पर कैश बेसिस अकाउंटिंग 11th क्लास का खर्चा मानोगे आप लोग या 10th क्लास का? 11th का मानोगे, क्योंकि अंधे हो। ये अंधा बना रही है हमें, कह रही है कैश बेसिस, कह रही है कैश को देखो ना कब गया, कैश 11th क्लास में गया तो खर्चा कौन सी क्लास का? बट लॉजिकली कौन सी क्लास का है वो 11th का थोड़ी है बेटा, 11th में पे किया है, बट खर्चा लॉजिकली वो कौन से साल का है? जब हम 10th क्लास में थे। वो एक्रूअल बेस अकाउंटिंग क्या है? एक्रूअल बेस अकाउंटिंग लॉजिक्स देखती है, कॉन्सेप्ट देखती है कि भैया ये खर्चा कौन से साल से बिलोंग करता है, ये नहीं देखती है कह रहा है सर पैसा गया तो खर्चा है और पैसा नहीं गया तो फिर खर्चा नहीं है। समझ आया आप लोगों को? यानी जब इस बेसिस अकाउंटिंग के क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे बेटा इस चैप्टर में, 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा 300% अगर ये चैप्टर आ रहा है तो। प्रैक्टिकल ऐसा हो ही नहीं सकता ना दे। अब आप कहोगे सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा और कैश बेसिस के हिसाब से मेरे को प्रॉफिट निकालना है, तो क्या क्या चीजें ध्यान में देनी है? बड़ा आसान है बेटा। आप कैश बेसिस अकाउंटिंग जब फॉलो कर रहे हो तो अपने दिमाग में रखना कैश, कैश मतलब कैश आया तो इनकम है और कैश गया तो एक्सपेंस है, अदरवाइज हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन आएगा टोटल सेल 10 लाख की है और टोटल सेल में से उधार 6 लाख की है, तो तुम सेल कितनी मानोगे? 10 लाख, 6 लाख या 4 लाख? तुम 4 लाख मान लेना, तुम्हें 6 लाख से कोई मतलब नहीं, 6 लाख उधार है, इसका मतलब आपकी वो सेल नहीं है। क्वेश्चन आएगा कि हमने टोटल एक्सपेंसेस 4 लाख करे, टोटल एक्सपेंसेस कितने इंकर करे? 4 लाख, और ब्रैकेट में लिख देगा 3,20,000 आर स्टिल टू बी पेड। स्टिल टू बी पेड मतलब अभी पे तो करे नहीं ना, 4 लाख में से 3,20,000 पे करे नहीं ना, तो कितने कर दिए? तो खर्चा कितना मानोगे? 80 मानोगे आप? आपको 4 लाख से क्या लेना देना? आपने पेमेंट कितनी कर दी उससे लेना देना है। फिर नीचे क्वेश्चन आएगा कमीशन था पिछले साल का, वो इस साल मिल गया हमें, तो बताओ इनकम मानोगे नहीं मानोगे? आप तो प्लस कर लेना, इनकम सारी प्लस कर लेना जो मिल गई है, खर्चे सारे माइनस कर देना जो पे कर दिए हैं, प्रॉफिट आ जाएगा। ये मत देखना खर्चा कौन सी साल का है, चाहे खर्चा पिछले साल का है चाहे खर्चा अगली साल का है, पैसा पे कर दिया ना आपने तो आपका खर्चा है। रिवेन्यू जब आपको मिलेंगी, कमीशन आपको जब मिलेगा, ये मत देखना कौन से साल का है, बस ये देख लेना वो मिल गया या नहीं मिला। अगर वो इस साल मिलता है पैसा तो आपकी इनकम है। समझ आया आपको कैश बेसिस अकाउंटिंग? एक बार बुक से पढ़ लेते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, उसके बाद एक इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कोई लेना देना है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं हमारे? वो खर्चे जिनका बेनिफिट तो ले लिया बट उनकी पेमेंट अभी तक, मैंने अपने एम्प्लॉय से काम कराया बट उसको सैलरी नहीं दी, तो मेरी कौन सा खर्चा हो गया? आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये बेसिस खर्चा मानेगी नहीं मानेगी? कहेगी मेरे को कोई लेना देना नहीं, आपने सैलरी नहीं दी ना तो आपका खर्चा नहीं है फिर। यानी इस बेसिस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कोई काम नहीं है। क्लियर? एक बार पढ़ो बेटा बुक से फटाफट से। बेटा आप दोनों एक बुक से देख लो, एक मेरे को दे दो।
दोनों बेटा एक बुक से थोड़ी चेयर आपस में एक साइड में कर लो। देखो बेटा फ्रंट पेज पे चैप्टर नंबर 4 में बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सबसे पहले क्या लिखा है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन कैश बीइंग रिसीव्ड या पेड। कैश बीइंग रिसीव्ड और पेड, रिसीव्ड वर्ड लगा है इनकम के लिए, पेड लगा है एक्सपेंसेस के लिए। पैसा मिलेगा तो इनकम मानी जाएगी और पैसा पे कर दिया तो एक्सपेंसेस माने जाएंगे, अदरवाइज कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग is a system in which transactions are recorded when cash is transacted, whether received or paid। cash is transacted मतलब कैश या तो मिलना चाहिए या पे होना चाहिए। जिस ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व नहीं है वो ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे इस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। आगे, इट मींस, इसका मतलब क्या है? रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड, यानी रिवेन्यू कब मानी जाएंगी बिजनेस की? ऑन रिसिप्ट ऑफ कैश। आपने इस साल 60 लाख रुपए का माल उधार पे बेच दिया, तो बताओ आपकी इनकम मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी? 60 लाख का माल जो उधार पे बेचा है इस साल, वो पैसा मान लो अगली साल आएगा, नेक्स्ट ईयर, तो ये इनकम कौन से साल की मान ली जाएगी? वही लिखा है, रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन रिसिप्ट ऑफ कैश। जब पैसा मिल जाएगा ना तब इनकम मानी जाएगी। लाइकवाइज इसी प्रकार एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे हैव बीन पेड। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए बिजनेस। मेरी इनकम हुई बेटा 1 करोड़ की, जो मेरे को पैसा मिल गया, और 90 लाख के खर्चे मैंने पे कर दिए, तो प्रॉफिट कितना हो गया मेरा? 1 करोड़ में से 90 लाख माइनस कर दो तो प्रॉफिट इज 10 लाख। ठीक है, वही बात कर रहा है प्रॉफिट क्या होगा। आगे देखो क्या कह रहा है, थस व्हेन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड। अगर आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करोगे बेटा, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और एक्रूड इनकम आर नॉट कंसीडर्ड। इनको आउटस्टैंडिंग खर्चों से कोई लेना देना नहीं, इनको प्रीपेड खर्चों से कोई लेना देना नहीं है। इनके लिए तो वो खर्चा है जो पे कर दिया जाए, चाहे वो पिछले साल का है चाहे वो अगले साल का है। इनके लिए तो पैसा मिलना चाहिए, चाहे वो इस साल का मिले चाहे अगले साल का मिले। लॉजिकली अगर आप लोगों से, मैं आपको 11th क्लास पढ़ा रहा हूं, अगर आप 12th क्लास की फीस मेरे को दे दो तो क्या मेरी इस साल की इनकम मानी जानी चाहिए? लॉजिकली एज पर एक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग नहीं मानी जानी चाहिए। बट कैश बेस्ड अकाउंटिंग कह रहे सर पैसा आ गया तो उसको क्या मान लो? इनकम मान लो आप। क्लियर? इसलिए बेटा इन चीजों को इग्नोर करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, कुछ नहीं है एडवांस इनकम, पैसा मिल गया तो इनकम है। ठीक है, नेक्स्ट, ये बेटा आप लोगों को पता ही है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसको कहते हैं, प्रीपेड, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सारे आप कर चुके हो। ठीक है, इनको मुझे दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है। एडवांटेजेस, क्या फायदे हैं जी? कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करोगे तो क्या फायदा होगा आपका? इट इज ए सिंपल बेस अकाउंटिंग, ये बड़ा सिंपल है बेटा। एज एडजस्टमेंट्स फॉर आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, एडवांस इज नॉट मेड, यानी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसमें तो सीधा सीधा ये देखना, पेमेंट हो गई तो खर्चा है और पेमेंट नहीं हुई तो खर्चा। आसान है या नहीं ये काम? ये काम आसान है। दिस अप्रोच इज मोर ऑब्जेक्टिव एज वेरी फ्यू एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स। इस बेसिस में बेटा कोई एस्टिमेट लगाने की भी जरूरत नहीं है। ये तो कह रही है पैसा गया तो खर्चा और पैसा नहीं गया तो खर्चा, तो क्यों एस्टिमेट लगाना है? एस्टिमेट लगाने की जरूरत पड़ेगी? एस्टिमेट वहां लगाए जाते हैं जहां पे आपको बेटा पेमेंट नहीं करनी और खर्चा एज्यूम करना है। अगर पैसा गया तो खर्चा हो गया ना, और पैसा अगर नहीं गया तो खर्चा नहीं है, तो एस्टिमेट क्यों लगाना है? कैश में जो डील करता है ना वो कभी एस्टिमेट नहीं लगाता, जो उधार की जिंदगी जीता है वो हमेशा एस्टिमेट्स लगाता है। समझ गए? अगर तुम्हारा, इससे हटके थोड़ी बात कर रहा हूं, अगर तुम्हारा व्यू ऐसा है बेटा कि तुम कहते हो
कि मैंने पेपर दे दिया, मैं पेपर के बेस पे ये नहीं सोचूंगा या सोचूंगी कि मेरे नंबर कितने आएंगे। मेरे हाथ में जब आंसर शीट आएगी ना, मैं उसको मानूंगी या मानूंगा। आंसर शीट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए पेपर देना, पेपर होंगे जुलाई में, पेपर होंगे सितंबर में, मायने नहीं रखता। आंसर शीट मायने रखती है। जब चेक होके आ जाएगी ना, नंबर होंगे उसके ऊपर लिखे हुए, वही मेरे लिए सब कुछ है। तो क्या कभी आप एस्टिमेट लगाओगे 90 आएंगे, 80 आएंगे, 70 आएंगे, 95 आएंगे? कभी नहीं लगाओगे, नेवर। आप बोलोगे मेरे लिए मायने नहीं रखता पेपर। मेरे लिए आंसर शीट मायने रखती है, जो इवेल्युएट होके आ जाएगी। एस्टिमेट कौन लगाता है? जो आंसर शीट का वेट नहीं करता, पेपर देख के अपने आइडिया लगाता है 90 आएंगे, 95 आएंगे, 80 आएंगे, 85 आएंगे। उनको एस्टिमेट लगाने की जरूरत होती है। जो एक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं उनको एस्टिमेट लगाने की जरूरत नहीं होती। ऐसे बेटा, अगर मैं उसी चीज को खर्चा मानूंगा जो मैंने पे कर दिया, तो क्या मैं कोई एस्टिमेट लगाऊंगा मेरा इसका खर्चा होगा या नहीं होगा? नहीं, नेवर। मैं सोचूंगा ही नहीं। मैं कहूंगा पेमेंट है तो खर्चा है, और पेमेंट नहीं हुई तो खर्चा नहीं है। तो मैं क्यों मानूं खर्चा? आप कहोगे सर कल को आपको पैसे देने पड़ेंगे। अरे देने पड़ेंगे जब देखेंगे ना, आज हमारे लिए वो खर्चा नहीं है। जब हम उसकी पेमेंट कर देंगे तब हमारा खर्चा होगा, अभी हमारा खर्चा नहीं है। क्लियर? आ जाओ। दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइजेस whose most of the transactions are on cash basis। मैंने बताया था ना, डॉक्टर्स की मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस क्या होती हैं? 100% तो नहीं हो सकती, बट मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस तो कैश होती है ना। तो वो लोग इस बेसिस को फॉलो कर सकते हैं बेटा। बिजनेसमैन नहीं कर सकता, क्योंकि बिजनेसमैन की तो जिंदगी उधार की होती है। वैसे उनका काम सारा उधार का ही होता है 99%। आ जाओ आगे। अब डिसएडवांटेज कह रहा है चलो फायदे तो है, सिंपल मेथड भी है, मोर ऑब्जेक्टिव भी है, ये भी है, वो भी है, लेकिन नुकसान क्या है इसके? इट डज नॉट गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट। बताओ, इस बेसिस में सही प्रॉफिट कभी आएगा? नहीं आएगा ना? या आएगा? कभी नहीं आएगा। 3 साल पहले मैंने किसी को पढ़ाया था, उससे 2 लाख रुपए लेने थे। वो अगर 2 लाख रुपए मेरे को इस साल दे दे, तो ये बेसिस अकाउंटिंग क्या मान लेगी उसको? इस साल की इनकम मान लेगी। वो तो इस साल के प्रॉफिट में प्लस कर देगी, नहीं कर देगी? क्या वो इस साल का प्रॉफिट है? इसलिए लिखा है दिस इज द डिसएडवांटेज। इट डज नॉट गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू। ये कभी भी सच्चा सही प्रॉफिट नहीं दिखाता। इस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में प्रॉफिट कम और ज्यादा होने के चांसेस है, करेक्ट प्रॉफिट निकलने के चांसेस कम है। दिस इज द एडवांटेज। नेक्स्ट क्या है? इट डज नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। मैचिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग क्या है बेटा? अगर इनकम 1 साल की है तो खर्चे भी कितने साल के होने चाहिए? 1 साल के होने चाहिए। अगर मैं आपसे 11th क्लास की फीस ले रहा हूं, 12th की फीस तो नहीं ले रहा। मैंने अगर आप लोगों से 11th क्लास की फीस ली है, तो 11th क्लास की फीस में से 11th के खर्चे माइनस होने चाहिए, 12th के भी हो जाने चाहिए? ओनली 11th के हो जाने चाहिए, 12th की तो नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने तुम्हारे लिए मान लो 2 नोट्स बनाए, एक 11th की बुकलेट भी बनवा दी और एक 12th की बुकलेट भी बनवा दी, और दोनों का खर्चा इसी साल डाल दिया। मेरे पास 12th के बच्चे नहीं है मान लो, अभी ओनली 11th के हैं, तो मुझे किसकी बुकलेट बनवानी चाहिए थी? 11th की या 12th की? दोनों की। अगर इनकम 11th की आई है तो खर्चा किसका बुक करना चाहिए था? 11th के नोट्स का। मैंने 12th के नोट्स का भी कर दिया, तो क्या वो मैचिंग हो पाएगी? खर्चे 2 साल के डाल दिए, इनकम ओनली 11th की आ पाई, तो मैचिंग प्रिंसिपल डिफीट हो गया ना हमारा। हम फॉलो नहीं कर पाए ना मैचिंग प्रिंसिपल को। ये इस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में होगा बेटा, फॉलो कर ही नहीं पाएंगे। ये अंधी है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कहेगी सर अगर आपने 2 साल के नोट्स बनवा लिए और पेमेंट कर दी तो खर्चा कितना हो गया आपका? 2 साल के नोट्स का हो गया। आप मत देखो कि पैसा कितना आया आपके पास, चाहे पैसा 1 रुपए भी ना आए, अगर आपने पेमेंट कर दी तो आपका क्या माना जाएगा? एक्सपेंस। ठीक है। अगेन इस बेसिस अकाउंटिंग का डिसएडवांटेज है बेटा, दिस सिस्टम डज नॉट
डिस्टिंगाइज बिटवीन कैपिटल और रेवेन्यू। दो एक्सपेंडिचर आपको याद हो तो बताए थे मैंने, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। याद है क्या क्या होते थे? हैं रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या क्या होते थे बता दो। तो तुम लोग भूल गए, बताना नहीं चाह रहे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जिनका पूरा बेनिफिट उसी साल में खत्म हो जाता है जिस साल में उनको किया जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर उनका पूरा बेनिफिट उसी साल में खत्म नहीं होता, उनका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर तक चलता रहता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स मींस बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, व्हीकल्स, मशीन्स, ये सब। समझ गए? तो बेटा अगर मैंने एक मशीन खरीदी तो ये इसको खर्चा मान लेगी? ये थोड़ी देखेगी कि बेनिफिट कितने साल तक लिया, ये तो क्या देखेगी, पैसा दे दिया तो क्या है, एक्सपेंस। इसलिए इसलिए लिखा है ये इन दोनों खर्चों में कभी भी डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाएगा सिस्टम, क्योंकि ये थोड़ी देखेगा बेनिफिट, ये तो देखेगा पेमेंट चली गई, क्या पेमेंट चली गई तो इसके लिए क्या है वो एक्सपेंस। कुछ नहीं करेगा ये। डेप्रिसिएशन क्यों करेगा? नाम ही क्लियर है, कैश बेसिस, कैश से लेना देना है, पैसा देखता है। पैसा गया तो खर्चा है और पैसा नहीं गया तो खर्चा नहीं। बेटा थोड़ा क्लियर हुआ आप लोगों को? एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ना। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ना एक बार फटाफट से। पानी पीना हो तो बेटा पी लेना, किसी को हो गया? क्या समझ में आया इसमें? ड्यूरिंग द ईयर 2022-23 अशोक के पास कैश सेल्स थी बेटा 3,90,000 की, क्रेडिट सेल्स थी 1,60,000 की। तो तुम कौन सी सेल लोगे? तो तुम्हारे लिए 3,90,000 की सेल है, बाकी सेल उसके एक्सपेंसेस थे फॉर द ईयर 2,70,000 आउट ऑफ विच 80,000 स्टिल टू बी पेड। तो तुम खर्चा कितना मानोगे? 270 में से 80,000 आउट ऑफ विच, मतलब इसमें से 80 पेमेंट नहीं करी तो 270 में से 80 हटा दो आप, 1,90,000 आपका एक्सपेंस माना जाएगा। क्वेश्चन कह रहे हैं इनकम बता दो कितनी हुई, इनकम मतलब प्रॉफिट। तो ठीक है, रेवेन्यू में से पेड खर्चे माइनस कर दो, हो जाएगा या नहीं होगा? अगर मैं एक क्वेश्चन आपको लिखवाऊं, क्या मेरे को निकाल के दे सकते हो? है? लिखो कॉपी में, बुक बंद कर दो सारे। अब बुक से आपका कोई लेना देना नहीं है। बुक से कोई लेना देना नहीं है बेटा, बुक को कर दो बंद। मैंने आपको ओनली कैश बेसिस अकाउंटिंग करवाया है तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे को प्रॉफिट निकाल देना बस।
कैश सेल्स, आपको क्वेश्चन दे रहा है 5 लाख, क्रेडिट सेल्स, क्वेश्चन दे रहा है आपको 2 लाख, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड, ₹5,000 की इनकम मिल गई, एक्सक्लूडिंग एडवांस इनकम, कोई एडवांस इनकम आई होगी तो उसको छोड़ के है ये, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम earned but not received, cash purchases, credit purchases, सैलरी पेड, इसके अलावा कुछ खर्चे इधर लिख रहा हूं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी पेड,
इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड, ब्रैकेट में कह रहा है इंक्लूडिंग प्रीपेड, डजन। ये क्वेश्चन है बेटा, इसके अकॉर्डिंगली आप मेरे को ना प्रॉफिट निकालो एज पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नहीं, पहले आप लोग घोड़े दौड़ा लो अपने और कोशिश करो क्या क्या होना चाहिए। वन लाख, इस लास्ट वाले पॉइंट को ना बड़े ध्यान से पढ़ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर बच्चे गलती खाएंगे इसमें। अच्छा देखो, चलो डिस्कस करते हैं पहले। कैश सेल्स आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? प्रॉफिट निकालना है तो प्लस होंगी, इनकम सारी प्लस होंगी, एक्सपेंसेस सारे माइनस होंगे, यानी ये आनी चाहिए, प्लस होनी चाहिए। ठीक है, ये आनी चाहिए क्या? इसको काटा मार रहा हूं, ये नहीं आनी चाहिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी आनी चाहिए क्या? काटा मार रहा हूं। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस आना चाहिए क्या? इंश्योरेंस पेड इन एडवांस का मतलब क्या होता है? अगले साल का इंश्योरेंस इस साल पे कर दिया, तो कैश बेसिस को तो कोई लेना देना नहीं है ना। कैश बेसिस कह रहा है पे कर दिया तो आपका खर्चा है, तो ये माइनस होना चाहिए प्लस होना चाहिए? माइनस होना चाहिए, आना चाहिए, और खर्चा है माइनस होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आने चाहिए? काटा मारो, इसका कोई काम नहीं। इनकम रिसीव्ड कह रहा है क्वेश्चन, आनी चाहिए या नहीं? ये 5,000 रुपए आने चाहिए। क्यों आनी चाहिए? रिसीव्ड है, पैसा मिल गया, आना चाहिए। प्लस या माइनस? ये प्लस होना चाहिए, इसके बराबर में लगा दिया प्लस 5,000। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मिल गई, आनी चाहिए, प्लस कर लो। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड मतलब पैसा नहीं मिला, तो फिर हमारी इनकम भी नहीं है। कैश बेसिस अकाउंटिंग में पैसा ही देखते हैं। कैश परचेजेस, कैश परचेजेस का मतलब पैसा आएगा या जाएगा? माइनस होना चाहिए। उधार की परचेजेस नहीं लेंगे, कांटा मार दिया, उसका कोई काम नहीं। सैलरी पेड आनी चाहिए, माइनस। इलेक्ट्रिसिटी पेड आनी चाहिए, माइनस। अब लास्ट वाले पॉइंट पे डक गए। मेरे ख्याल से ये सारे पॉइंट अभी तक तुम्हारे हो सकता है सही होंगे, है ना?
अब यहां देखना है कि क्या लिखा है मैंने, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड। एक मिनट बेटा, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड यानी इंश्योरेंस का खर्चा पे कर दिया। कितना कर दिया? 10,000। हमने इंश्योरेंस का 10,000 रुपए पे कर दिया, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा है? इंक्लूडिंग प्रीपेड। तो प्रीपेड तो पहले आ चुका ना, कहां गया प्रीपेड? ये रहा, टोटल 10,000 है। क्वेश्चन कह रहा है इंक्लूडिंग प्रीपेड, यानी 10 में प्रीपेड भी है। तो प्रीपेड तो एक बार माइनस कर चुके हो बेटा 250, तो यहां 10 माइनस करोगे या 7,500 माइनस करोगे? 7,500 माइनस करने हैं, या 2,500 माइनस 10,000 माइनस नहीं करने। ब्रैकेट में क्वेश्चन कह रहा है इंक्लूडिंग प्रीपेड। क्वेश्चन कह रहा है टोटल कितनी पेमेंट करी है? 10। तो 10 में से 2.5 तो ऑलरेडी माइनस कर चुके हो इंश्योरेंस के यार, तो यहां कितने माइनस करने पड़ेंगे? 7.5। अब देखो आपका आंसर आएगा परफेक्ट। 1,75,000 नहीं, 1,66,000। 1,66,000। अगर आप इनकम की बात करोगे तो 5,06,000 आएगी। 3 ही आइटम प्लस हुई है इसमें, एक सबसे टॉप पे, एक ये 5,000 वाली और एक ये 1,000 वाली। एक दो नहीं, कहां गई यार? 3 आइटम प्लस हुई थी। हाँ ये रही ना प्लस वाली, प्लस प्लस प्लस, 3 प्लस है बेटा, ये भी प्लस है। 5 लाख, 5,000 और 1,000, तो 3 इनकम है 5,06,000 की, और बाकी सारे खर्चे हैं माइनस वाले। समझ गए आप? या अभी भी नहीं आया समझ? अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कर लोगे नहीं कर लोगे? नहीं, गलत क्यों हो जाएगा बेटा? हमें आंसर कभी देखने की जरूरत नहीं। मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने जो आइटम ली है ना वो बिल्कुल ठीक ली है। जैसे मैंने आपको यहां बताया बेटा, देखो यहां देखो आप लोग, इसने बोला था पेड इंश्योरेंस, लेकिन इंक्लूडिंग प्रीपेड था। इसका मतलब ये कहना चाह रहा था आपने जो इंश्योरेंस की टोटल पेमेंट करी है वो 10,000 करी है, बट 10 में से 2,500 रुपए अगले साल की है। तो इस साल की पेमेंट कितनी हुई? 10 में से 2,500 अगले साल की है, तो इस साल की तो 7,500 हुई ना, है ना? तो 2,500 तो बेटा यहां माइनस कर चुके हो, और यहां भी अगर पूरा माइनस कर दोगे तो 10 यहां माइनस कर दोगे, 2,500 वहां माइनस कर दोगे, टोटल कितना माइनस हो जाएगा? 12,500। तो 12,500 तो था ही नहीं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस टोटल 10 था। ब्रैकेट में क्या लिखा है? इंक्लूडिंग। अगर थोड़ा सा चेंज करूं और मैं यहां इंक्लूडिंग की जगह लिख देता एक्सक्लूडिंग, मैं यहां क्या लिख देता? यानी ये जो 10,000 की पेमेंट करी है इसके अंदर प्रीपेड इंक्लूड नहीं है, वो अलग है। तो फिर यहां कितना माइनस करते? पूरा 10 माइनस करते। और इंक्लूडिंग लिखा है, इसका 10 के अंदर वो इंक्लूड है, इसके अंदर है इंक्लूड, मतलब इसके अंदर प्लस हो रखा है। तो बेटा अगर 2,500 रुपए पहले माइनस कर चुके हो तो क्या इसमें दोबारा माइनस करोगे? हटाओ यहां से 10,000 में से 2,500 हटाओ, तो कितने माइनस करोगे? 7.5। एक और क्वेश्चन करके देखे क्या? टेस्ट करना चाहोगे अपने आप को? बुक निकाल लो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आ जाओ। पेज नंबर 4.8 पे लास्ट क्वेश्चन है बेटा, विजय एक कंसल्टेंट। पेज नंबर 4.8 पे चैप्टर नंबर 4 का सबसे लास्ट क्वेश्चन, विजय एक कंसल्टेंट। विजय एक कंसल्टेंट था बेटा, और समझ के चलो क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में, सेम क्वेश्चन 4 मार्क्स में। इस क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है चुन्नू सा, कैश बेसिस अकाउंटिंग के अनुसार मेरे को प्रॉफिट बता दो। नहीं मिला क्या? दिखा लो।
हटा दिया क्वेश्चन इसमें नहीं में ना, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता बेटा। ये लो, मैं लिखवा देता हूं तुम लोगों को क्वेश्चन। लिखो एक क्वेश्चन। विजय एक कंसल्टेंट, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, लिख लो। जिसकी बुक पुरानी है और है क्वेश्चन तो ठीक है, मत लिखना। विजय एक कंसल्टेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तुम क्यों नहीं लिख रहे? क्वेश्चन है, तुम बच गए। अर्न 4 लाख, अर्न मतलब कमाया, उसने 4 लाख रुपए कमाया बेटा, कॉमा आउट ऑफ विच ही रिसीव्ड 3,50,000। लेकिन कमाया 4 लाख है, लेकिन मिला कितना है? 3.5 लाख। ही रिसीव्ड 3,50,000, 3.5 लाख ही मिली है फीस। कमाई 4 लाख थी, 3.5 मिली है, 50,000 उधार होगी फिर, फुल स्टॉप। He incurred expense of rupees 1,70,000, 1,70,000, out of which 40,000 are outstanding, खर्चे करें 1,70,000 के, लेकिन उसमें 40,000 पेंडिंग है अभी, तो पेड कितने होंगे? 1,30,000, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन लिखो। ही ऑल्सो रिसीव्ड ए कंसल्टेंसी फी रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर रुपीज 45,000, यानी उसको कंसल्टेंट फी और मिली है 45,000 रुपए अलग से, लेकिन ये कौन से साल की है? पिछले साल की है, मिली इस साल है। एंड ऑल्सो पेड 45 एंड ऑल्सो पेड 20,000, और 20,000 रुपए पे भी करे हैं इसने, एक्सपेंसेस ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल के खर्चे भी पे करे हैं इसने। तो बताओ अब, निकाल लो सारे बेटा, दोबारा बढ़िया तरीके से निकालो आंसर। टेक योर टाइम और कोशिश करो आंसर निकालने की। इनकम कितनी ली है तुमने? 4 लाख कमाई थी और 3.5 लाख मिली थी, तो इसके हिसाब से तो हम क्या कौन सी लेंगे? जो पैसा मिला है वो इनकम है 3.5। खर्चे 170 थे, 40 पेंडिंग थे, कितने लेंगे? 170 में से 40 हटा दो, हाँ 1,30,000, 1,30,000 के। और क्वेश्चन कह रहा था 45,000 रुपए पिछले साल की फीस मिली है, तो पैसा मिला है तो इनकम है, प्लस कर लो। क्वेश्चन कह रहा है पिछले साल के खर्चे माइनस पे करे हैं, तो क्या कर लो? माइनस कर लो।
चाहे पिछले साल के हैं चाहे इस साल के हैं, पे तो करे है ना, माइनस करो। तो कैसे आंसर निकलेगा? 3.5 लाख प्लस 45,000, ये दो तो है इनकम, इनकम दो है 3.5 और 45, और खर्चे कौन कौन से? 1,30,000 के और 20,000 के, 130 और 20, तो आंसर आ जाएगा आपका 2,45,000। क्या? नहीं, फॉर्मेट बेटा आपको अपनी बुक में देखो, इलस्ट्रेशन में सारी इनकम एक साथ प्लस करनी पड़ेंगी, सारे खर्चे एक साथ माइनस करने पड़ेंगे, प्रॉफिट निकलेगा। आप बेटा अपने इलस्ट्रेशन, पता क्यों नहीं चलेगा बेटा? पूरा क्वेश्चन पढ़ो पहले आप, और जो जो इनकम है, मैंने नहीं पता किया यहाँ पे प्लस प्लस क्या क्या हुआ, 3 चीजें प्लस होंगी तो तीनों चीजों को सबसे पहले लिखो। कैश सेल्स, इनकम रिसीव्ड और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, 3 चीजें प्लस होनी थी, तीनों चीजों को पहले लिखो, प्लस करके लिखो टोटल इनकम, फिर सारे माइनस वाले खर्चे लिखो, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करो प्रॉफिट। क्या दिक्कत है बेटा? आंसर देखो आप, इलस्ट्रेशन में फॉर्मेट दिए गए हैं। रेवेन्यू में जितने भी पॉइंट्स आते हैं रेवेन्यू से रिलेटेड जो में रिसीव हुए, वो हम सारे पॉइंट लेते हैं, फिर हम टोटल उसको हम एक वो मान लेते हैं, एक इक्वेशन, फिर दूसरे में एक्सपेंस, सारे खर्चे जो पे करे हैं उनका टोटल, फिर टोटल रेवेन्यू में से टोटल इनकम माइनस कर दो, प्रॉफिट ए में से बी माइनस कर दो। समझ आ गया? और उसके साथ बताना भी पड़ेगा कि ये किससे रिलेटेड है, लाइक ये हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड है, कमीशन रिसीव, ऐसे नाम तो लिखने पड़ते हैं। नहीं सीधा नहीं, फिगर थोड़ी लिखोगे बेटा, प्रॉपर फॉर्मेट दोगे ना। ठीक है, दो फॉर्मेट बना लो, एक पर्टिकुलर का कॉलम, एक अमाउंट का कॉलम। पर्टिकुलर में हेडिंग डाल दो, जैसे कैश सेल्स अमाउंट के कॉलम में लिख दिया, इनकम रिसीव्ड अमाउंट के कॉलम में लिख दिया, ये फॉर्मेट बना लो बेटे। टोटल रिवेन्यू ए पॉइंट, फिर सारे खर्चे नीचे लिखोगे, टोटल एक्सपेंसेस बी पॉइंट, और प्रॉफिट निकाल दो नीचे, ए माइनस बी। ए में क्या क्या आएगा? जो प्लस वाली आइटम है। बी में क्या क्या आएगा? जो माइनस वाली आइटम है, यानी खर्चे। ठीक है, अब बेटा एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग में क्या होता है? एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग में क्या होता है? एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर बेटा थोड़ा सा हिसाब उल्टा है। ये कहता है हमें कैश से लेना देना नहीं है, दो ही चीजें होती हैं, एक इनकम और एक एक्सपेंसेस। इनकम के लिए क्वेश्चन कहता है, एक्रूअल बेस कहती है अर्न होनी चाहिए तो वो हमारी इनकम है, रिसीव्ड है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता, अर्न होनी चाहिए। एक्रूअल बेस किस पे अटक गया? अर्न पे। एक्रूअल बेस कहता है भाई हमने अगर इनकम कमाई है ना, वो तभी है हमारी इनकम, अदरवाइज वो हमारी इनकम नहीं है। कमाई है, मिल गई, बहुत अच्छी बात है। कमाई है और मिली नहीं है, तभी वो अपनी इनकम मानेगा, क्योंकि उसको मिलने ना मिलने से फर्क ही नहीं पड़ता, वो किसको देखता है? अर्न। कमाई या नहीं कमाई, कमाई है तो इनकम है, और अगर नहीं कमाई तो इनकम। हाँ, ये हमारी मेन अकाउंटिंग है, एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग। ये कहता है अगर पिछले साल का कमीशन मिल गया आपको, अगर मेरे को 10th क्लास की फीस मिल गई अभी, तो क्या मैंने इस साल कमाई है? वो नहीं कमाई ना, तो ये एक्रूअल कहता है कि नहीं, आपकी इनकम नहीं है सर, ये तो पिछले साल का पैसा है, छोड़ दो। अगर मैंने अगले साल के खर्चे की पेमेंट कर दी, सॉरी
अगले साल की इनकम मिल गई मेरे को, इनकम की बात कर रहे हैं अभी, अगले साल की इनकम मिल गई, 12th क्लास की फीस मिल गई, तो मैंने अभी कमाई है। 12th पढ़ाई नहीं अभी आप लोगों को, तो कमाऊंगा कैसे? तो वो फिर मेरी इनकम, ये कहते हैं अर्न कर ली क्या सर आपने? अगर आपने अर्न कर ली तो आपकी इनकम है, अदरवाइज वो इनकम नहीं है। मैंने कहा मैंने उधार में माल बेचा है, कह रहे सर कमा तो लिया, उधार में माल बेचने का मतलब बेच तो दिया, पैसा आया है या नहीं आया मेरे को फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने माल बेच दिया इट मींस दिस इज अर्न्ड, आपकी इनकम है, सेल मानेंगे हम आपको। यानी इस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल दोनों आएंगी। इसका फायदा है, ये अकाउंटिंग कहती है कैश सेल तो आएगी आएगी, उधार की सेल भी आएगी, क्योंकि उधार की सेल भी तो सेल है, पैसा नहीं आया तो क्या हो गया, पैसा कल आ जाएगा, कोई बात नहीं। समझ गए? अब बताओ ये थोड़ी बेटर है उससे या नहीं है? ये लॉजिकल बात कर रही है अकाउंटिंग, एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग। जब खर्चों की बात करता है ये अकाउंटिंग, तो खर्चों के लिए कहता है आपने बेनिफिट ले लिया क्या? इफ बेनिफिट इज टेकन तो खर्चा है, अदरवाइज खर्चा नहीं है। कह रहे पेमेंट से फर्क नहीं पड़ता दिए नहीं दिए, मेरे को ये बताओ इस साल बेनिफिट लिया है क्या? अगर बेनिफिट लिया है तो वो खर्चा है, अदरवाइज वो खर्चा नहीं है। मैंने कहा यार मैंने ना अपने एम्प्लॉय से काम करवा लिया, बट अपने एम्प्लॉय को पेमेंट नहीं करी अभी, तो कह रहे सर काम करवा लिया आपने, इट मींस आपने बेनिफिट ले लिया ना? मैंने कहा हाँ, तो कह रहे सर खर्चा है, इसलिए आउटस्टैंडिंग खर्चों को भी खर्चा मानेगा, आउटस्टैंडिंग खर्चों को ये खर्चा मानेगा। मैंने कहा मैंने ना अगले साल का प्रीमियम पे कर दिया, कौन से साल का प्रीमियम पे कर दिया? इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया अगले साल का। तो कह रहे सर अगले साल के प्रीमियम पे करने का मतलब बेनिफिट अगले साल लोगे? मैंने कहा हाँ। कह रहे इसका मतलब अभी बेनिफिट नहीं लिया ना? मैंने कहा नहीं लिया। तो कह रहा है ये खर्चा नहीं है, क्योंकि जिसका बेनिफिट आपने लिया ही नहीं वो आपका खर्चा अभी है ही नहीं। ये दो कॉन्सेप्ट पे चलता है बेटा। इनकम के लिए कौन सा वर्ड है इसके लिए? खर्चों के लिए कौन सा वर्ड है इसके लिए? बेनिफिट ले लिया तो खर्चा है, अदरवाइज खर्चा। अर्न कर ली इनकम तो इनकम है, अदरवाइज। दो चीजों को याद रखना, उसी क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है? इनको हटा रहा हूं अब, प्लस माइनस वालों को, इन पे दोबारा लगाएंगे एज पर एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग। एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग। अब अपने सोचने के तरीके को चेंज कर देना। एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग में ये दो चीजें याद रखना बस। कैश आया है नहीं आया उसको भूल जाओ, अब इन दो चीजों को याद रखना बेटा, ठीक है? आप बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन की तरह सोचो। आपका एक बिजनेस है, अगर आपने कोई पैसा कमा लिया आप उसको अपनी इनकम मान लेना, प्लस कर लेना, चाहे आपको पैसा मिले चाहे पैसा अभी ना मिला हो, ठीक है? उससे फर्क नहीं पड़ता। आओ एक एक पॉइंट में सोचेंगे। कैश सेल्स बताओ, कमा लिया या नहीं कमाया? ये तो कमा ही लिया, प्लस होगा। क्रेडिट सेल्स, अगर आपने माल बेच दिया इसका में पैसा आएगा ही आएगा, ये कमा लिया आपने, राइट, प्लस होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, खर्चों के लिए वर्ड क्या था? बेनिफिट। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब आपने एम्प्लॉय से काम करा लिया बट पेमेंट नहीं करी, पेमेंट से लेना देना नहीं है, बताओ बेनिफिट ले लिया नहीं ले लिया? माइनस होगा, क्योंकि बेनिफिट ले लिया बेटा आपने। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब काम करा लिया, पेमेंट नहीं करी। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, अगली साल की पेमेंट कर रहे हो। इंश्योरेंस पेड इन, इंश्योरेंस पेड इन, इसका मतलब क्या है? अगले साल का इंश्योरेंस पे कर रहे हो, तो बताओ इस साल बेनिफिट ले लिया नहीं ले लिया? तो नहीं आएगा, फिर माइनस ना प्लस, काटा। इसका क्या काम है? तो अगली साल का है। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, बेनिफिट ले लिया? यस, सारे आउटस्टैंडिंग खर्चों का बेनिफिट ले लिया होता है आपने। इनकम रिसीव्ड, कह रहा है एक्सक्लूडिंग एडवांस इनकम, इसमें एडवांस नहीं है, इनकम रिसीव्ड है, ओनली इस साल की है, इसका बेनिफिट ले लिया होगा, प्लस होंगी।
ये प्लस होंगी। एडवांस इनकम, अगली साल का पैसा मिला, 12th क्लास की फीस मिल गई मेरे को, अभी बेनिफिट नहीं लिया ना, कोई काम नहीं बेटा इनका, कांटा लगेगा। कांटा क्यों लगेगा पता लग गया ना, क्योंकि अभी तक बेनिफिट एडवांस में मिला है, क्योंकि अगली साल का पैसा है। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, क्वेश्चन कह रहा है कमा लिया बट मिला नहीं, प्लस होगा। क्यों? क्योंकि ये कहता है अर्न होना चाहिए, कमान मिलने या ना मिलने से फर्क नहीं पड़ता। कैश परचेजेस खर्चा है नहीं है, उधार की परचेज, अगर आपने माल खरीद लिया तो इसका मतलब बेनिफिट ले लिया ना, तो आपका खर्चा है, आपने पेमेंट करी है नहीं करी है फर्क नहीं पड़ता। सैलरी पेड खर्चा है नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी पेड, यहां ध्यान से देखना अगेन। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड, टोटल खर्चे कितने पे करे हैं? कह रहा है इसमें ना प्रीपेड भी है। प्रीपेड कितने हैं? तो 10 में से 2500 हटा दो, क्योंकि अगली साल का खर्चा इस साल का तो नहीं है ना, इस साल तो बेनिफिट नहीं लिया ना। टोटल पेमेंट 10 करी है, 10 में से अगली साल की पेमेंट 2.5 है, वहां लिखी थी, तो 10 में से 2.5 हटा दो, इस साल की पेमेंट कितनी है? तो हमारे हिसाब से खर्चा कितना माना जाएगा? 7500। आप कहोगे सर 10 क्यों नहीं माना जाएगा? बेटा क्वेश्चन कह रहा है इंक्लूडिंग प्रीपेड, 10 में ना प्रीपेड भी है, और प्रीपेड तो अगली साल का होता है बेटा। अगली साल का खर्चा अगर इस साल पे कर दोगे तो क्या वो खर्चा इस साल का हो जाएगा? खर्चा तो अगली साल का रहेगा ना, इसलिए माइनस करके लिखो यार, निकालो आंसर। हाँ जी, इधर से ही जाना बेटा, उधर का बंद होगा, नहीं खोला है उधर का भी, चले जाओ। $2,40,500। प्लस में क्या क्या लिया आपने? 7 लाख की तो सेल ली होंगी, और 8,000 की इनकम ली होगी। 5 + 3, 5 ये रहा, 3 का है? हाँ, 5 और 3, 8,000 ये है, और 7 लाख ऊपर है, तो इनकम टोटल कितनी होगी? 7,08,000। और खर्चे कौन कौन से लिए? 2 तो परचेज है बेटा, नीचे वाली 2 75 और 1 25, 4 लाख रुपए की परचेज है नीचे सबसे। एक सैलरी है बेटा, 2 है सैलरी, एक सैलरी पेड है, एक सैलरी आउटस्टैंडिंग है। दिस इज सैलरी पेड, 44,000 है बेटा, ये 44,000 है, ये 44,000 और 4,000, 2 सैलरी है बेटा, 44,000 है। 2,40,500। इलेक्ट्रिसिटी खर्चे भी 2 है बेटा, 11,000 का पेड और 1,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग खर्चा, दोनों माइनस होंगे। इंश्योरेंस खर्चे ओनली 7,500 माइनस होंगे। आ जाएगा आंसर। क्या बेटे? 2,40,500। कैश परचेज है ना, उसके ऊपर के जो 2 पॉइंट है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, इनकम कमाई बट मिली नहीं, कमाई ना तो इनकम है, प्लस होगी। हमें किससे लेना देना है? मैंने अर्न लिखा है, कमाई होनी चाहिए, तो क्वेश्चन कह तो रहा है इनकम अर्न, कमाई है ना, तो आएगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कमाई का है, एडवांस है ये तो। अर्न का है, एडवांस है, एडवांस मतलब अगली साल का पैसा है, तो ये थोड़ी आएगा। हो गया बेटे? क्लियर है सबको?
अब बेटा दोनों अप्रोच में अंतर क्लियर है आपको? कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या होती है, एक्रूअल बेस अकाउंटिंग क्या होती है? दोनों के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लोगे। एक डिफरेंस दे रखा है बेटा, 2 मिनट लगा के पढ़ लो प्लीज। पेज नंबर 4.5 पे एक डिफरेंस दे रखा होगा बेटा, डब्बा दे रखा होगा रेड कलर टाइप का। 2 बेस है, एक्रूअल बेस और कैश बेसिस। कुछ 8 पॉइंट दे रखे होंगे टोटल। एक बार ये डिफरेंस पढ़ लो बेटा और मेरे को ये बता दो किस पॉइंट पे आपको डाउट है। 2 मिनट लगाओ, आराम से तसल्ली से पढ़ो। अगर इन दोनों डिफरेंसेस में अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे बताओ आप लोग। कोई भी पॉइंट जो आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो। वो पॉइंट बेटा एडवांस इनकम, एडवांस इनकम मतलब अगली साल का पैसा। अगर अगले साल का पैसा इस साल मिला है तो एक्रूअल बेस अकाउंटिंग तो मानती नहीं ना उसको। क्या एडजस्टमेंट करनी है ना? एडजस्टमेंट करने का मतलब हटाना है ना एडवांस को। बेटा एक्रूअल बेस में यहां देखो, अगर आपको यहां चेक कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन कहे टोटल इनकम रिसीव्ड 3 लाख और ब्रैकेट में कहे इंक्लूडिंग एडवांस ₹1 लाख, टोटल इनकम 3 लाख मिली है बट उसमें इंक्लूड कितना एडवांस? तो एज पर कैश बेसिस तो पूरा 3 ही ले लोगे। कैश बेसिस अकाउंट तो कह रही है जो पैसा मिल गया वो इनकम है, 3 ले लोगे। अगर आपको एडजस्टमेंट करनी है, एडजस्टमेंट मतलब माइनस करना है, तो कौन से में करोगे आप? एक्रूअल बेस अकाउंटिंग। एक्रूअल बेस अकाउंटिंग कहेगी मिला 3 है बट 3 में से 1 लाख तो अगली साल का है ना, वो हमने कमाया नहीं है अभी, अगले साल का पैसा अभी थोड़ी कमाया, वो माइनस करो। तो जो ये माइनस किया है, माइनस का मतलब जो ये एडजस्टमेंट करी है, ये कौन सी बेस में करी है एडजस्टमेंट? एक्रूअल बेसिस पे। इसलिए लिखा होगा वहां पे एडवांस इनकम इनकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है एक्रूअल बेस में, कैश बेसिस में नहीं होती एडजस्टमेंट। अभी थोड़ी देर में बेटा मैं आपको व्हाट्सएप पे ना इस चैप्टर के राइट 2 टाइप के बेसिकली क्वेश्चंस भेजूंगा। एक तो भेजूंगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, वो सारे घर पे बैठ के सोल्व कर लेना राइट, इस चैप्टर पर्टिकुलर ओनली इस चैप्टर के, और कुछ ही चैप्टर का नहीं होगा। और एक भेजूंगा मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो मैंने अभी कराए हैं आपको, कैश बेसिस में कैसे प्रॉफिट निकलेगा एक्रूअल बेस में, वो भी करके देखना, और उनके आंसर भी भेज दूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो आप उसको पूरा सोल्व करके रख लेना, जब आंसर्स आएंगे तो मैच करके देख लेना। डाउट होगा तो मेरे से आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, कॉल करके भी पूछ सकते हो, और अगली क्लास में भी पूछ सकते हो, ठीक है। आज शाम को क्लास नहीं होगी, अब कल शाम को होगी, कल मॉर्निंग नहीं होगी तुम्हारी, कल इवनिंग रहेगी, ठीक है। एक दिन मॉर्निंग, एक दिन इवनिंग। जिस दिन आपकी क्लास इवनिंग में होती है उस दिन तो इवनिंग में ही रहेगी, जिस दिन इवनिंग में नहीं होती उस दिन मॉर्निंग में रहेगी। ऐसे तुम्हारा ऐसे 12th वालों का, ठीक है। अब आज आपकी मॉर्निंग हो गई है, इवनिंग में नहीं है अब क्लास, अब कल सीधा इवनिंग में है राइट। तो कल इवनिंग तक का आपके पास टाइम है, तो इस चैप्टर को रट लो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ लो। एक एक चीज रटने का मतलब ये नहीं है कि रट्टा लगा लो, रटने का मतलब प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। जितने ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे बेटा उतनी ग्रिप अच्छी बनेगी इस चैप्टर पे आपको। आसान है, छोटा चैप्टर है, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप 4 बार पूछ सकते हो, एक बार छोड़ो, कम से कम 4 बार पूछ सकते हो आप, ठीक है।
तो जहां आपको डाउट लगे आप 4 बार कंफर्म करो, कोई दिक्कत नहीं। कर लोगे बेटे पक्का? एक काम करो, पेज नंबर 4.7 पे आना। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दे रखे होंगे, दे रखे हैं? कितने हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस? 10 के 10 पढ़ लो फटाफट से। 10 के 10 क्वेश्चंस पढ़ लो बेटा फटाफट से, फास्ट।